हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोबूस्ट। आज हम 10 अनसीन CSIR नेट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट दिसंबर जून एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी एनालिटिकल बेस्ड अप्रोच क्वेश्चन, सो इसमें आपको विदाउट कॉन्सेप्ट आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ म्यूटेशन डिलीट्स द -35 region of a bacterial promoter but leaves the -10 region intact. Which outcome is most likely? You should know this minus denotes the upstream site, means +1 जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उससे ऊपर वाला जो अपस्ट्रीम पोर्शन है that denotes वहाँ से स्टार्ट होके 35 region. So here you can see this region. It is also called as Tata box, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और प्रिब्नो बॉक्स. Here -10 it is TAT, it is a inverted site. तो ये पूछ रहा है कि अगर बैक्टीरियल प्रमोटर जो है वो -10 इस रीजन को इंटैक्ट रखता है बट म्यूटेशन से -35 इस रीजन को म्यूटेट कर देता है, तो विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली? तो इनमें से किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अनअफेक्टेड. RNA पॉलीमरेज विल बाइंड बट फेल टू इनिशिएट. ट्रांसक्रिप्शन विल इंक्रीज. सिग्मा फैक्टर विल बाइंड मोर स्ट्रांगली. तो इधर आप देख सकते हो सिग्मा फैक्टर, इसको बाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये दोनों रीजन होते हैं, बट ये कह रहा है मोर स्ट्रांगली, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है यहीं का यहीं. ट्रांसक्रिप्शन विल इंक्रीज, नो. अगर कोई भी रीजन म्यूटेट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन विल डिक्रीज और अफेक्टेड. इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है. नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अनअफेक्टेड. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज अ पार्ट ऑफ योर mRNA स्ट्रैंड इज अफेक्टेड, सो ट्रांसक्रिप्शन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. लास्ट ऑप्शन इज RNA पॉलीमरेज विल बाइंड बट फेल टू इनिशिएट. ये सबसे फिजिबल ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि ये रीजन अगर म्यूटेट हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी. मीन सिग्मा फैक्टर सिर्फ इन्हीं दोनों बॉक्सेस के डिपेंड होकर यहाँ पे बाइंडिंग शो करता है. अगर ये रीजन म्यूटेट होगा तो RNA पॉलीमरेज बहुत वीकली बाइंड होगा. बाइंड जरूर होगा लेकिन वीकली बाइंड होगा. क्यों? क्योंकि -10 रीजन इज स्टिल इंटैक्ट. सो इट इज इनकरेक्ट एंड इट फॉर्म्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विच शोज पुअर इनिशिएशन. मीन्स इनिशिएशन तो होगा बट इट्स क्वालिटी विल बी पुअर, सो इट विल शो अ पुअर इनिशिएशन. सो दैट वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Next question we see. An E. coli strain has a defective sigma 70 but a functional sigma 32. Which genes will still be efficiently transcribed? तो आपको ये 5-6 सिग्मा नंबर्स दे रखे हैं. ये -35 सीक्वेंस है जो ऊपर हमने देखा था, ये रीजन इनकी सीक्वेंसेज हैं. ये प्रिब्नो या टाटा बॉक्स की सीक्वेंसेज हैं और इनका फंक्शन है. तो ई कोलाई स्ट्रेन में ये सिग्मा फैक्टर्स जो आपको नंबर ऊपर शो कर रखे हैं, ये इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. ये आपको याद करने बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये पूछा जाता है कि कोई भी इसमें वेरिएंट, सिग्मा फैक्टर का वेरिएंट अगर डिफेक्टिव होता है तो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन इफेक्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद, कौन से जीन इफेक्ट होंगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद. तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि सिग्मा 70 इज इंपॉर्टेंट फॉर सिग्मा फैक्टर फॉर नॉर्मल ग्रोथ. सिग्मा 54 इज फॉर नाइट्रोजन असिमिलेशन. सिग्मा 38 इज फॉर स्टेशनरी फेज प्लस ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस. वाइल सिग्मा 32 आपको याद रखना है, सिग्मा 32 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सिग्मा फैक्टर है, एंड सिग्मा 70 ऑल्सो. फर्स्ट पे सिग्मा 32 से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, एंड सेकंड सिग्मा 70 से आते हैं. सिग्मा 32 इज फॉर हीट शॉक रिस्पॉन्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को हम देखते हैं कि बैक्टीरियाज को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे कई बार सर्वाइव करने की जरूरत होती है, तो हमें पता चलता है कि कैसे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर्स पे. तो आपको ये याद रखने की जरूरत होती है कि उनके सेल्स में जो ट्रांसक्राइब्ड mRNA है वो सिग्मा 32 की वजह से हीट शॉक रिस्पॉन्स को हैंडल करने के केपेबल है. इसलिए सिग्मा 28 फॉर जीन्स इन्वॉल्व इन फ्लैजिला सिंथेसिस. सिग्मा 24 इज फॉर रिस्पॉन्स टू मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन पेरिप्लाज्म. सिग्मा 19 फॉर सर्टेन जीन्स इन आयरन ट्रांसपोर्ट. दीज लास्ट थ्री आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. आपको ऊपर के ये 3 सिग्मा 70, सिग्मा 54 एंड सिग्मा 32 याद रखने की जरूरत है. 2021 CSIR नेट के एग्जाम में सिग्मा 54 और सिग्मा 32 से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये 3 तो याद रखने की जरूरत है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था डिफेक्टिव 70 बट अ फंक्शनल 32. तो हियर यू कैन सी 32 इज फॉर हीट शॉक रिस्पॉन्स. तो अगर ये फंक्शनल है तो हीट शॉक रिस्पॉन्स प्रोटीन्स डेफिनेटली बनेंगे उस ई कोलाई में. सो आवर आंसर विल बी सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A drug prevents dissociation of sigma factor after initiation. What is the immediate effect on transcription? तो ये कह रहा है कि एक ड्रग प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर हो गया है आफ्टर इनिशिएशन. व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑन ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है इनिशिएशन के अंदर सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करने के लिए RNA पॉलीमरेज को, क्योंकि RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही रिकॉग्नाइज कर पाता है अपना बाइंडिंग. तो अगर ये बोल रहा है कि सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो गया इनिशिएशन पे तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. क्यों? फास्टर इलॉन्गेशन का ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है पहले ही. इंक्रीज फिडेलिटी ये भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि प्रूफ रीडिंग का इसमें कोई इससे लेना देना नहीं है. प्री मैच्योर टर्मिनेशन, तो पहले इनिशिएशन पे ही जब सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल रखता है तो टर्मिनेशन का फेज यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है. लास्ट ऑप्शन इज रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी. मींस उसका जो ट्रांसक्रिप्शन करने का एफिशिएंसी है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी आती है इलॉन्गेशन के दौरान. अगर इनिशिएशन पे ही अगर इफेक्ट हो जाएगा तो इलॉन्गेशन कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी. सो आंसर विल बी सी.
Sigma factor must leave RNA polymerase for elongation to proceed efficiently. If sigma remains bound, polymerase moves slowly, so fewer transcripts will be made. Fewer transcripts will be made. Now question 4. If Rho protein is inhibited but transcription still terminates normally, what must be true about the gene? ये बोल रहा है कि अगर रो प्रोटीन, हमें याद है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोकैरियोट्स में कि रो प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है और रो प्रोटीन इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनली, इसमें कोई आउटर प्रोटीन या आउटर फैक्टर की नीड नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट. तो ये पूछ रहा है रो फैक्टर अगर इनिबिट हो जाएगा लेकिन स्टिल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है नॉर्मली, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि रो के बिना भी टर्मिनेट हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन. What must be true about the gene? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में जा चुका है, जिसको एक सेकेंडरी टर्म भी दिया जाता है जो कि है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है? इट लैक्स अ टर्मिनेटर, नो. इट यूजेज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, ट्रू. इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, डजंट मैटर. इट हैज ओवरलैपिंग प्रोमोटर्स, इसका भी टर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रोमोटर्स इनिशिएशन के टाइम पे डिस्कस होते हैं, ना कि टर्मिनेशन के टाइम पे. तो आर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर. इट यूजेज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, अ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. सो दिस वॉज ईजी. Next question is, which situation would most strongly reduce transcription without altering the coding region? We know कि कोडिंग रीजन जो होते हैं वो एक्सॉन्स की वजह से होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन जो होते हैं वो इंट्रॉन्स की वजह से होते हैं. सो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन विदाउट ऑल्टरिंग द कोडिंग रीजन. तो आर ऑप्शन 1 इज साइलेंट म्यूटेशन इन एक्सॉन. तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक्सॉन में म्यूटेशन हो जाएगा तो वैसे ही वो कोड इफेक्ट हो जाएगा इसमें. लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है विदाउट ऑल्टरिंग द कोडिंग रीजन, मीन्स हमें एक्सॉन्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हम म्यूटेशन तो नहीं कर सकते एक्सॉन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन वुड मोस्ट स्ट्रांगली रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन विदाउट ऑल्टरिंग द कोडिंग रीजन? कोडिंग से वी नो कोड्स आर मेड ऑन एक्सॉन्स while non-coding regions are for introns. So ये पूछ रहा है which situation would most strongly reduce transcription without altering the exons. So first option यहाँ पे eliminate हो जाएगा क्योंकि exons को ये बोल रहा है alter नहीं करना without altering. So mutation हम नहीं कर सकते exon में, तो ये option यहीं पे deduct हो जाएगा. Next is mutation in Shine-Dalgarno sequence. We know ये sequence जो है ये हम आगे discuss करेंगे translation के टाइम पे. ये sequence responsible होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट के लिए, मीन्स जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है ट्रांसलेशन करने के लिए जो mRNA है उसका प्रोटीन बनाने के लिए. तो अगर इसे म्यूटेशन कर देंगे तो ट्रांसक्रिप्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंस ट्रांसलेशन के टाइम काम आती है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं होता है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्टॉप कोडोन. सो हमें पता है स्टॉप कोडोन इसमें टर्मिनेशन के टाइम पे रोल होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं होगा, तो स्टॉप कोडोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. रिड्यूस करना है ट्रांसक्रिप्शन, तो इन्वर्जन ऑफ -10 रीजन, मीन्स ये जो रीजन है जो इनिशिएशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर को बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होता है, आरएनए पॉलीमरेज के रिकॉग्नाइज के लिए एसेंशियल होता है, अगर इसका इन्वर्जन हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बंद नहीं होगा, क्योंकि -35 रीजन की वजह से वो अभी भी कंटिन्यू बन सकता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है, बट वो उसका एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इन्वर्जन ऑफ -10 रीजन. So here our answer will be -10 promoter region is orientation specific, inverting it destroys recognition, so no transcription will take place.